आपसे सवाल एज़ ए हमारे विश्लेषक के तौर पे। अब आप एक पुलिस अफ़सर भी रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल पोज़ीशन में दिल्ली में। सर जब समाज सारा अनैतिक हो जाए, अमर्यादित हो जाए, ठग बन जाए, बेईमान बन जाए, मक्कार बन जाए, चंद लोगों को छोड़कर, मैं हमेशा शब्द यूज़ करता हूँ, चंद लोगों को छोड़कर, तो वहाँ और क्या उम्मीद करोगे सर? वहाँ आपको मारीच मिलेगा, खरदूषण मिलेगा, बीच में रावण की जो बहन है शूर्पणखा वो भी मिल जाएगी और एक के बाद एक कैरेक्टर आपको ऐसे मिलेंगे जो हर अपराध को नैतिकता का जामा पहना देते हैं। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को नैतिकता का जामा पहनाया गया कि देखिए हमने कितनी बड़ी स्कीम आई। 117,000 करोड़ में से 90% तो वो लेके चले गए और फिर कहते हैं देखो हमने कितनी ट्रांसपेरेंसी है। यानी कि ठगी को, मक्कारी को, डकैती को आप लीगल कहना शुरू कर दो, तो फिर हमारे लिए क्या बचता है? जो हम बिना मतलब हम तो बेवकूफ़ आदमी जो अपने बच्चों को राम और कृष्ण की कहानियाँ बता रहे हैं साहब। इनका तो राम राज्य कोई दूसरा है। इनका तो राम ही कोई दूसरा है सर। ये हमारे वो राम है ही नहीं सर, जिसको मैंने पढ़ा है, लिखा है, जो मेरे बुजुर्गों ने मेरे को समझाया, ये भगवान राम होते हैं। इनके राम को वो देख के लगता है नाथूराम है। ये तो गला काटने में लगे हैं सर सारे के सारे। तलवार लेके चलते हैं। राम का नाम लेते हैं और गला काट देते हैं सर ये। ये राम राज्य नहीं इनका सर। ये तो दुष्ट राज्य है सर। अरुण कुमार जी। जी सर। सर जो आपने डाटा रखा वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जो आलोक जी ने बताया वो उन्होंने बहुत सारे अच्छे मुद्दे उठाए। उन्होंने एक नाम लिया प्रकाश सिंह साहब का। तो मुझे पता है वो पुलिस रिफॉर्म पे काफी उन्होंने काम भी किया। जब ये बात आती है तो मैं आपको उदाहरण देकर बात करता हूं। आज से करीब 20 साल पहले दिल्ली में 90 थाने हुआ करते थे। 5 या 7 स्पेशल थाने थे जो रेलवे के हुआ करते थे, मेट्रो के थाने नहीं हुआ करते थे। और 90 थानों में जो नफरी थी, मतलब जो पुलिस बल था, वो 90 थानों में 90,000 लोग थे। आज अगर आप देखें दिल्ली पुलिस में कितनी नफरी है, मतलब टोटल दिल्ली पुलिस में कितने लोग काम कर रहे हैं। थाने 200 हैं, 20 स्पेशल थाने हैं आज की डेट में। तो जो उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी उसके अंदर काम के घंटों का उल्लेख किया गया था। एक पुलिस वाला 24 घंटे का नौकर होता है और उसके ऊपर प्रेशर होता है जब ड्यूटीज आती हैं और जिनकी इमरजेंसीज होती हैं उनको भागना पड़ता है। एट ए टाइम उनको 4 केस आ गए, एक एक्सीडेंट का, एक झगड़े का, एक रॉबरी का, तो उनको तीनों जगह इकट्ठे वन टाइम अटेंड करना होता है। तो जो जहां तक पुलिस रिफॉर्म की बात है, पुलिस रिफॉर्म हुआ नहीं है। थानों के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से, और उनमें भी हुआ क्या है कि एक एक थाने के अंदर 4-4 इंस्पेक्टर बना दिए गए हैं अलग अलग विभाग के लिए। जैसा कि उन्होंने बताया कि क्राइम के लिए अलग है, इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग है, सीआईडी के अलग हैं, बहुत सारी ट्रैफिक के अलग हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो दिखते नहीं है पर होते हैं थानों के अंदर। तो प्रेशर जो है वो अधिक है। बॉम्बे में एक मुहिम चलाई गई थी, हमारे डीसीपी भी कहा करते थे कि काम के घंटों का नारायण होना चाहिए। और जो छुट्टी है, किसी भी जो पुलिस का जो एसएचओ होता है उसको छुट्टी नहीं मिलती सर। छुट्टी में बड़ी दिक्कत है। तो यहां पर होता क्या है, धीरे 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 जो हीनियस क्राइम है उसको हम नॉर्मल क्राइम में ट्रांसफर करते चले गए। ये तो है पुलिसिंग की बात। और जहां तक मेरी समझ है, जहां सुविधा की राजनीति हो वहां क्राइम बढ़ता है। हमारे एक डीआईजी साहब हुआ करते थे जिनको बाद में दिल्ली का एलजी बनाया गया। वो क्यों बनाया गया? उस रैंक में नहीं बनाया जाता था। आपने प्रकाश सिंह साहब की बात की, ये मतलब 2 नाम हैं। एक हमारे सिख फैमिली से आते थे, वो हमारे मधुबन में ही रहते थे, और एक सिंगल साहब थे, उन्होंने भी इस मसले पे बहुत काम किया है। तो असल में अगर देखा जाए तो पुलिस वाले अपने काम के अधिक घंटे होने की वजह से फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं। उनका आपस में डिस्ट्रीब्यूशन में, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में झगड़ा भी रहता है। जहां कमाई वाली चीजें होती हैं, हर व्यक्ति उनको
एलोकेट अपने नाम से कराना चाहता है। अब बात मैं इसको थोड़ा दो भागों में बांटने की कोशिश करता हूं। जब से 2014 से सत्ता में अगर बीजेपी की सरकार आई, उससे पहले तक अगर कहीं कोई मर्डर हो जाता था, तो अगर थाने में इंफॉर्मेशन है और कोई सब इंस्पेक्टर से कम उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, तो कोई भी डिवीजन अफसर भाग जाया करता था उस मौके के ऊपर। अब आपने जोशी जी ने भी कहा कि जो जुडिशरी है, मतलब जो डिमार्केशन है आपके काम की, जैसे पीसीआर का है, उसकी एक लोकेशन है, वो वहां पर खड़ी है। अगर उसके एरिया में चीज नहीं आती, तो भले एक्सीडेंट हो, भले चोरी की घटना हो, वो नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी जुडिक्शन नहीं है, जुडिक्शन किसी और की है। तो ये जो सीमाओं का बंटवारा है, इसमें बहुत झगड़ा है, दिल्ली में भी झगड़ा है, और दिल्ली के बाहर जो है, जो रिमोट एरिया है, वहां और भी ज्यादा है, दूरी ज्यादा है। दिल्ली में समस्या क्या है कि पॉपुलेशन अधिक होने की वजह से पीसीआर गाड़ियां छोटे छोटे एरिया में नहीं जा पाती, बड़े एरिया में वो आसानी से पहुंच जाती हैं। इसमें भी वीआईपी एरिया, लोकेशन जोन। शर्मा जी, स्पेसिफिक से छोड़ के हम जरा जनरल पे आ जाए कि अल्टीमेटली जब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ क्राइम हो रहा है इंडिया के अंदर, तो हम कैसे उसे राम राज्य की संज्ञा दें? ये बेसिक हमारा नहीं, राम राज्य तो बेसिक, और कैसे ये 10 साल इन्होंने कह दिए कि ये मोदी जी के 10 साल भारत में राम राज्य के हैं। ये दिस इज एब्सर्ड है सर। जी, राम राज्य कहना ये तो चिढ़ाने वाली बात है। राम राज्य नहीं है। राम राज्य इसलिए कहा जाता है कि जब अंदर कोई खराब सामान हो, जैसे आपने देखा कि अगर कोई बड़ा फंक्शन होता है तो चादरें टांग दी जाती हैं, वो दिखाई ना दे, गरीबी दिखाई ना दे, भुखमरी दिखाई ना दे। तो असल में राम राज्य है नहीं, एक आवरण है राम राज्य के नाम पर, जो ढकोसला राजनीति करती है। वो ढकोसला आज राजनीति खुलकर कर रही है, वो डर नहीं रहे इस बात से। और उनका कहना यह है कि जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और उस पर ओवरकम करना, उस पर वर्कआउट करना, उनको सुविधा देना, बेसिक सुविधाएं जब हम नहीं दे पाते, तो मुझे पता है जैसे संगम विहार में पानी पर झगड़ा हुआ करता था। तो असल में बात क्या है? बात है पॉलिटिकल विल की। हमारी राजनीतिक जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है। हम क्या करते हैं? हम इसकी तुलना करते हैं कैसे कि देखो, बीजेपी तो फिर दोबारा से आ गई, बीजेपी वहां जीत गई, वहां 70 सीट थी, वहां 80 हो गई। तो हम तुलना इससे करते हैं। हम ये कहते हैं कि जीत का जो पैमाना है राजनीति में, वो हर क्षेत्र में प्रभावी हो रहा है, और सर चढ़कर बोल रहा है। वो सर चढ़कर बोलता है इसलिए कि उनको मैनिपुलेट किया जाता है। मैनिपुलेशन किस तरह से किया जाता है? जैसे महिलाओं को फुसला लिया गया, कहीं आपने एनजीओ खोल दिया गया, और आरएसएस के इतने यूनिट्स काम कर रहे हैं जो बहलाने में सबसे ज्यादा तेज हैं। एक आवरण, एक झूठ का आवरण दिया जाता है। जैसे हम शादी में जाते हैं और बुके दे देते हैं, उसके बजाय अगर हम कोई उसको धनराशि दे तो ज्यादा मदद होगी। परंतु अब क्या है? सजावट, डेकोरेशन, इस पर ज्यादा जोर है। आप देखें, किसी प्रधानमंत्री ने फूलों की वर्षा अपने ऊपर करवाई? मोदी जी ने कितनी बार करवाई, कितने मीलों मील करवाई। वो उसको ही प्रोजेक्ट करके चलते हैं। जो क्राइम है उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि इनका परिवार बड़ा हो गया, इसलिए अपराधी भी अधिक हो गए। 35-40% इनके इलेक्टेड मेंबर अपराधी हैं, चाहे वो एमपीज हो चाहे एमएलए हो, क्योंकि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, उसमें देरी होती है। और जुडिशरी भी कहीं ना कहीं इसमें कसूरवार है। टोटल अगर देखा जाए तो राजनीति में जो जीत का डंका है, उसी के इर्द गिर्द हर चीज घूम रही है। हम क्राइम को काउंट ही नहीं कर रहे। ये तो आप जैसे, हमारे जैसे लोग हैं जो इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अभी मैं जब रास्ते में आ रहा था मंडपम से, तो मुझे एक एनजीओ मिला, वो 6 बच्चों को लेके जा रहे थे। तो ऐसे लोग बहुत कम हो गए हैं जो उसमें बुक की जो एग्जीबिशन लगती है वहां जाते हो। तो टोटलिटी में अगर देखा जाए तो राजनीति की धुरी जीत के इर्द गिर्द घूम रही है, और बाकी ध्यान जो चीजों पे दिया जाना चाहिए, वो क्राइम हो, डेवलपमेंट हो, और या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।
ये जो मोदी मैजिक का जो मंत्र है और जो 370 का नारा दिया जा रहा है, आज भी अधिकतर लोग उसी की चर्चा करते हैं। क्राइम के विषय में वही लोग बात करते हैं जो या तो इफेक्टेड है या जिनके हाथ में उसको रोकने की ताकत है। जी।